मैं राकेश कोचर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब टेंशन रेशियो के बाद हम आ जाते हैं कि साहब जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होगा ना, ये बेल्ट हमने क्यों लगाई। हमारा बेल्ट का उद्देश्य क्या था, हमने शुरू में देखा था कि जब मुझे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी होती है तब मैं बेल्ट का यूज़ करता हूँ। तो मेरी ये एक शाफ्ट होगी और ये मेरी क्या होगी साहब, दूसरी शाफ्ट। अब मुझे इस पर पावर ट्रांसमिट ही तो करनी थी। ये घूम के जा रहा है पट्टा, ठीक है ना। ये इस पर मैं घूर्णन ऐसे दिखा देता हूँ और इस पर मैं घूर्णन ऐसे दिखा देता हूँ। पट्टा ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये है मेरा ड्राइवर शाफ्ट, ये है मेरी ड्रिवन शाफ्ट। कोई भी ड्राइवर कोई भी ड्रिवन हो सकती, कोई लफड़ा नहीं है। मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, R1 R2 T1। अब देखो, जो जिधर से खींच रहा है ड्राइवर वो वाली साइड टाइट होगी तो इधर टेंशन होगी T1, और जहाँ पीछे से आ रहा है वो साइड ढीली साइड होगी, स्लैक साइड, ये होगी टेंशन T2। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है। अब देखना, अब पावर ट्रांसमिशन, अब मुझे पावर ट्रांसमिशन निकालनी है कि भाई इस पुली पर इस बेल्ट के कारण कितनी पावर ट्रांसमिट हो पा रही है। तो मैं आ जाता हूं पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट, या फिर इसको हिंदी में कहूं तो शक्ति पारेषण कितना हुआ, कितनी शक्ति ट्रांसफर हुई। देखो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य मतलब वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बल गुणा विस्थापन अपॉन टाइम। मैंने वर्क को लिखा है। अब आप एक बार गौर करना, ये मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अगर देखूं तो तय की गई दूरी प्रति इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है ना। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या कहते हैं, या फिर रेट तो पर यूनिट टाइम अपने आप ही, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल ही वेलोसिटी होता है। तो मैं इसको v लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, F इंटू वी। मेरा पावर का सूत्र क्या आ गया, पावर बराबर F इंटू वी। अब देखो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, मैं फिर से पुराना वाला उदाहरण बता रहा हूँ। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इधर पे 25 न्यूटन काम कर रहा है और इधर पे 50 न्यूटन काम कर रहा है। तो मैं इस पे बोलूंगा इस पे कितना फोर्स लग रहा है। आप क्या बोलोगे, 50 न्यूटन। आप क्या बोलोगे, 25 न्यूटन। आपको बोलना है रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। अब रिजल्टेंट कितना लग रहा है, रिजल्टेंट मेरा इधर ज्यादा है ना, तो क्या होगा, इधर 50, इधर माइनस 25, 50 माइनस 25 किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो सर इस पे 25 न्यूटन का प्रभावी बल काम कर रहा है इस दिशा में। उसी तरीके से देखो इस केस में इस पट्टे को यहां से देखो, इधर तो T1 से खींचा जा रहा है और इसी पट्टे को जब ये घूम के जा रहा है इधर से T2 से खींचा जा रहा है। तो एक तरीके से इस पट्टे को एक तरफ, जिधर की तरफ ये जा रहा है उधर की तरफ खींचने के लिए कितना प्रभावी बल काम कर रहा होगा, T1 माइनस T2। तो बल जो होगा वो कितना होगा, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी किसकी है साहब, क्या चल रहा है, पट्टा चल रहा है, तो पट्टे की वेलोसिटी है। तो जो मेरा पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर बराबर T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, पट्टे का वेग। अब ये ध्यान रखना, ये सूत्र है मेरा काम का, पावर का। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट कितनी आ जाएगी, P बराबर T1 माइनस T2 इंटू वी। बड़ा सिंपल सा है, जैसे यहाँ पे बताया था T1 माइनस T2 क्यों आया, T1 इंटू वी क्यों की करा हमने, क्योंकि T1 पूरा नहीं काम कर रहा, उसका विरोध भी तो हो रहा है ना T2 से, क्योंकि T2 से उधर भी खींचा जा रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव कितना लग रहा है, T1 माइनस T2। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में आगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है साहब, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो हम इस बात को जानते हैं कि जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ में गति करता है, अगर ये किसी वृत्ताकार पथ में v वेग से गति कर रहा है, r त्रिज्या इसकी, तो इस पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जिसका मान कितना होता है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, ये मान होता है, या तो इसको लिख दो mr ओमेगा स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो mv स्क्वायर अपॉन r, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ओमेगा कोणीय वेग दे देगा तो ओमेगा लिख देना, और v बराबर r ओमेगा होता है, हम सब जानते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कितना होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो उसी तरीके से जब मैं कोई बेल्ट ड्राइव चला देता हूँ, टॉपिक लिख देते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ठीक है ना, या फिर हिंदी में मैं लिख देता हूँ अपकेंद्रीय तनाव। क्या होगा समझते हैं धीरे धीरे।
तो ये कब आता है पिक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कोई भी कण वृत्ताकार पथ में गति करता है। अब देखना, ये मेरी बेल्ट है, ये आप ये मत सोचना कि सर आप केवल और केवल हमें ओपन बेल्ट ड्राइव के ही केस पढ़ा रहे हो, क्रॉस के केस में क्या होगा, ये सारे के सारे रिजल्ट क्रॉस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, उसके लिए भी फिटेड है। अगर क्या करूंगा, मैं पट्टे को क्रॉस लगा दूंगा, रिजल्ट सब भी रहेंगे, टेंशन T1 रहेगी, T2 रहेगी, केवल आपका क्रॉस में और इसमें ओपन में क्या अंतर है, एंगल ऑफ लैप का अंतर, उसमें थीटा की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे पट्टा कहाँ घूम रहा है, देखो पट्टा यहाँ जहाँ टच में आया ना इससे, वहां से लेके जहां पर ये पॉइंट का कांटेक्ट खत्म होता है, पट्टा सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। वैसे ही जहां यहाँ पर ये टच में आया, यहां से लेके जब पट्टा यहाँ टच का मतलब ये कांटेक्ट खत्म होता है, तब तक क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो पट्टे के इस सेक्शन में वृत्ताकार पथ में गति करने के कारण कुछ ना कुछ फोर्स काम करेगा जो बाहर की ओर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा, इसमें भी करेगा, करेगा सर, बिल्कुल करेगा, करेगा। अब देखो इधर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, तो इनका भाई इसका मैं कंपोनेंट लूंगा तो इधर इधर, और इसका कंपोनेंट लूंगा इधर इधर, ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन जो इस दिशा में ये कंपोनेंट आएंगे इन सबके, उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, इस दिशा में आएगा। उसी तरीके से इनके जो कंपोनेंट होंगे वो आपस में वर्टिकल वाले तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, लेकिन इधर इनका कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा। अब ये मत बोलना सर ये और ये आपस में निरस्त हो जाएंगे, ये निरस्त नहीं होंगे, इसका डाया अलग है, इसका डाया अलग है। ठीक है, अब ये निरस्त भी हो जाएंगे, लेकिन ये निरस्त, इनको देखो मैं फिर से बताता हूं, अब इनके बीच में क्या कड़ी है, एक फोर्स इधर काम करेगा सेंट्रीफ्यूगल के कारण, एक फोर्स इधर काम करेगा। अब ये क्या है, बीच में क्या आ रहा है साहब, पट्टा आ रहा है, दोनों को लिंक कौन कर रहा है, पट्टा जोड़ के रख रहा है टाइट। अब आप एक चीज सोचो कि आप यहां पे खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, ठीक है। अब कोई आपको इधर भी एक किसी वेलोसिटी F1 फोर्स से खींचे और कोई आपको F2 फोर्स से खींचे, तो चाहे ये बराबर हो चाहे थोड़ा सा अंतर हो, कोई थोड़ा ज्यादा हो, अगर ये मान लो बराबर भी है, ये 50 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, भले ये कैंसिल हो गए तो देखने वाले को तो आप अपनी जगह पे खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन आपकी हालत खराब हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इधर से भी आपको खींचा हुआ है, इधर से भी आपको खींचा हुआ है, आपकी हाथों की स्थिति क्या होगी, आपके हाथ तो खींचे हुए हैं ना, टाइट है। वैसे ही इस सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, उसके कारण ये जो पट्टा होता है ना, ये खिंचाव, अतिरिक्त खिंचाव महसूस करता है। और ये जो अतिरिक्त खिंचाव है, ये जो एक्स्ट्रा टेंशन आया है पट्टे में, किसके कारण, इस सर्कुलर पाथ में गति करने के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा था ना, उसके कारण ही तो ये परिणाम हुआ। तो इसी टेंशन को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टीसी से, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मित्रों देखो कि जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काम करता है, वो केवल वही काम करता है जहां वृत्ताकार पथ होता है। तो मैं यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ बना लेता हूँ किसी पुली का, और उसके बिहार पर एक छोटा सा अल्पांश लेकर हम जो कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये मेरा एक मैंने एक पुली बना ली, थोड़ी सी गोल बना लेते हैं। ये एक मैंने पुली बना ली, ठीक है, एक पुली। अब इस पर पट्टा लिपटा हुआ होगा, ये मेरा पट्टा है या मेरी बेल्ट है, ठीक है। अब ये बेल्ट लिपटी हुई है, मैं इस पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, छोटा सा अल्पांश, बिल्कुल बीचों बीच। ये वाला मैंने पट्टे का हिस्सा ले लिया, ठीक है साहब, पट्टा ये मैंने जानबूझ के मोटा करके दिखाया आपको, ठीक है। अब ये वाला पट्टे का जो हिस्सा है, ये केंद्र पर कितना कोण बना रहा है साहब, ये केंद्र पर कोण बना रहा है डी थीटा। पूरे पट्टे के कारण बनने वाला कोण कितना है, थीटा, और ये कितना बना रहा है, ये अल्पांश है, तो डी थीटा कोण बना रहा है। तो अब देखो साहब, अब ये जो एलिमेंट है, अगर मैं बोलूं अगर मेरे पास जो ये पट्टा है, अब ये पट्टे की तो लेंथ होगी ना, ये कोई 2 मीटर का होगा, कोई 5 मीटर का होगा, तो मुझे इस पूरे पट्टे का वजन तो नहीं मालूम, लेकिन मान लो मुझे पता है कि जो पट्टे का पर यूनिट लेंथ है वो m kg पर मीटर है। मतलब पट्टे की इकाई लंबाई का द्रव्यमान
ठीक है। मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द बेल्ट कितना है m, तो m क्या है, अगर 1 मीटर का टुकड़ा होता तो उसका द्रव्यमान आता m, 2 मीटर का होगा 2m, n मीटर का होगा nm, ठीक है, वैसे निकाल लेंगे। तो अब देखो इसकी रेडियस कितनी है r। अब ये आर्क जो बन रहा है ना, अब हम जानते हैं कि कोण बराबर कितना होता है साहब, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। पिछले कई क्लासेस में आपने देखा होगा। अब मैं इससे अगर मैं चाप निकाला जाऊं तो कोण इंटू त्रिज्या कर दूं तो मेरे पास चाप, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो आर्क है इसकी लंबाई अगर मुझे निकालनी है तो इसकी लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कोण कितना बना रहा है साहब, ये केंद्र पर डी थीटा इंटू रेडियस कितनी है r, तो मैं बोल सकता हूँ r डी थीटा इसकी लंबाई आई आर्क की। अब इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना है पट्टे का m, और लंबाई कितनी है r डी थीटा, तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा, इसका द्रव्यमान आपके पास, इसका द्रव्यमान आ जाएगा m इंटू r डी थीटा। समझ में आया, इकाई लंबाई का द्रव्यमान था m kg पर मीटर, और आर्क की लंबाई आ गई मेरे पास कितनी r डी थीटा, तो उस लंबाई को गुणा कर दिया मैंने, तो इसका क्या आ गया मेरे पास, इस टुकड़े का क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। अब हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है Fc वो कितना होता है, mv² अपॉन r होता है। तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ठीक बाहर की ओर लगता है त्रिज्यीय दिशा में, तो सेंट्रीफ्यूगल Fc उसका मान कितना हो जाएगा, m मतलब कितना, mr डी थीटा इंटू v² अपॉन r, इतना हो जाएगा, ठीक बात है। अब यहाँ से ये r तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये mv² डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये Fc की वैल्यू आ गई, ठीक है साहब। अब क्या होगा, इसके कारण मैंने बोला था अतिरिक्त तनाव आ जाता है पट्टे में, तो वो मैं पट्टे में अतिरिक्त तनाव यहाँ पर मैं TC लिख देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यहाँ पर TC लिख देता हूँ, तो ये टेंशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो जहाँ ठीक पट्टा खत्म हो रहा है ना वहाँ पर तनाव TC है, और यहाँ पर भी कितनी है तनाव TC। अब देखो ये आप देख लेना, मैं इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, तो ये अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच लाइन खींचूँ तो ये एंगल कितना आएगा, डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई 2, और उतना ही एंगल ये वाला आएगा डी थीटा बाई 2, और ये वाला भी कितना आएगा, डी थीटा बाई 2। आप समझदार हैं, देखो ये इस वाली लाइन के लंबवत है ये वाली लाइन, ठीक वर्टिकल ठीक हॉरिजॉन्टल, और इस वाली लाइन के लंबवत है ये लाइन, क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, उसी दिशा में क्या है, टीसी पट्टा चिपका हुआ है। तो जब दो रेखाएं आपस में कोई कोण थीटा बनाती हैं और उनसे समान कोण बनाने वाली, मतलब इससे चाहे मैं 90-90 ले लूँ, इससे 60-60 ले लूँ, इनसे समान कोण बनाने वाली रेखाओं, अब जैसे ये इससे 90 था और ये वाली इससे 90 थी, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा ये भी इनके मध्य के कोण के बराबर ही होता है, ठीक है। या फिर आप जैसे भी इसको समझ सकते हो अपने लेवल पे, देख लेना ये दोनों कोण भी डी थीटा बाई 2 डी थीटा बाई 2 आ जाएंगे, इधर के दोनों कोण आ गए, तो इधर का घटक, इस दिशा में घटक कितना आएगा साहब इसका, TC cos डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना आएगा, इधर आएगा इसका घटक TC cos डी थीटा बाई 2। तो इस वाले घटक से ये वाला घटक तो कैंसिल हो गया, अपोजिट दिशा में है दोनों, और दोनों का मान बराबर है, लेकिन जो वर्टिकल डाउनवर्ड नीचे की ओर जो दोनों के कंपोनेंट आएंगे वो इधर कितना आएगा, इधर आएगा, रेड पेन से लिख देता हूं, इस तरफ नीचे की तरफ आएगा TC साइन डी थीटा बाई 2, और इधर भी कितना आ जाएगा, TC साइन डी थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को फोर्स बैलेंस करना है, अब फोर्स बैलेंस करना है तो क्या करूँ साहब, ऊपर की तरफ सारे फोर्स बराबर, नीचे की तरफ सारे फोर्स, तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, TC साइन डी थीटा बाई 2 प्लस एक और TC साइन डी थीटा बाई 2, और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है mv² डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब TC साइन डी थीटा बाई कितना हो गया, 2TC साइन डी थीटा बाई 2 बराबर mv² डी थीटा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मैंने अल्पांश लिया है, तो ये कोण डी थीटा बहुत छोटा कोण है। अब जब कोण छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2TC डी थीटा बाई 2 बराबर mv² डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 से तो कट गया 2, और डी थीटा से कट गया डी थीटा, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होती है उसका मान कितना होता है, mv²। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होती है उसका मान कितना होता है, mv²। जहां m क्या है,
m मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ। पट्टे की इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। अगर कोई बोले कि आपके पट्टे का भार 10 किलो है तो m को 10 किलो मत ले लेना, पूछना पट्टा कितना लंबा है, फिर वो बोलेगा पट्टा 2 मीटर लंबा है, तो आपका m का मान आएगा 10 किलो बट्टे 2 मीटर, मतलब 5 kg पर मीटर। आपको m लेना है प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ये बात ध्यान रखना। v पट्टे की लंबाई है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है उसका मान कितना आया, mv² आ गया। अब कई सारे बालक सोचेंगे कि सर आप जब फोर्स बैलेंस कर रहे थे तो फोर्स बैलेंस में सर इधर की तरफ अगर ये टाइट साइड मान ले तो इधर तो T1 भी होता है ना, इधर स्लैक साइड है या ढीली साइड है, इधर T2 भी होता है, आपने T1 T2 को पिक्चर में क्यों नहीं लिया? और आपने बोला था ये फ्रिक्शन के कारण आता है, तो इधर इस विपरीत दिशा में फ्रिक्शन भी तो काम करता है, तो फ्रिक्शन को क्यों नहीं लिया? तो लाला मेरे क्या होता है, ये फ्रिक्शन, ये T2, ये T1, इनका काम फोर्स बैलेंस करना नहीं है, इनमें अंतर है। ये T1 और T2 में अंतर है, यही अंतर बैलेंस करता है फ्रिक्शन। भाई मैंने बताया था ना आपको, T1 और T2 में जो अंतर है उसके कारण ये क्या होता है, इधर खींचता है, और उस खिंचाव को खींचने से रोकता है कौन, फ्रिक्शन फोर्स, और वो रोकता है, इसीलिए क्या होती है, पुली साथ में घूम के आ जाती है। तो ये तो आपस में यहीं पे बैलेंस हो जाते हैं। अगर मैं उन्हें बैलेंस कर दूंगा, इस केस में सबको बैलेंस कर दूंगा, तो सारे ही अगर एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो घुमाएगा कौन, पुली को। फिर तो सब ये स्टेशनरी पोजीशन में पुली में सारे फोर्स बैलेंस हो गए, फिर पुली कैसे घूमेगी? तो यहाँ पे T1 T2 फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। आपको क्या करना है, पट्टे की यहाँ पे TC लेकर के उसी के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेंशन, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन होती है वो कितनी होती है, mv²। ठीक है, अब मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, एक कौन सा डायग्राम बनाते हैं, ये देखना, ये मेरा पुली है। अब वापस ये मत बोलना कि सर आपने अल्पांश यहीं पर लिया था, यहाँ का अल्पांश का क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, चाहे पट्टा ऐसे जाए चाहे पट्टा ऐसे आए, और ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम ही नहीं करता, वो तो काम ही कहाँ पे करता है, जहाँ पे सर्कुलर मोशन मेरा पिक्चर में आता है। इसीलिए यहाँ पे जो अल्पांश लिया गया था वो एक सर्कुलर सेक्शन के पार्ट में लिया गया था, उसके कारण टेंशन हमने देख ली। ठीक है ना, तो ये प्रश्न मन में मत लाना, इस सूत्र को याद रखो, अभी आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखते हैं हम कि जो पावर ट्रांसमिट हो रही थी उस पावर ट्रांसमिशन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ये क्या है मेरा, मैंने पुली बना दी, दोनों पट्टा लपेट दिया। ठीक है, वापस इसी सिस्टम को बना देता हूं मैं नीचे। ठीक है, ये अब यहां पे क्या है मेरे, ये सपोज ऐसे घूम रहा है और ये कैसे घूमेगा, स्वाभाविक रूप से घूमेगा। दोनों केस में मेरा यही ड्राइवर है, इधर ये वाला। ठीक है ना, सेम सिस्टम है सेम। ठीक है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। ये वाली मेरी राइट साइड होगी, तो यहाँ पे मैं T1 लिख देता हूँ, और ये मेरी वाली क्या होगी, ढीली साइड होगी, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, T2। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एक्स्ट्रा टेंशन पिक्चर में आ जाती है, तो एक्स्ट्रा टेंशन को अगर मैं यहाँ पे TC बोलूँ, जिसको मैंने क्या बोला था, क्या कौन सी टेंशन बोला था, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इधर TC बोल दूं और इधर भी क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा टेंशन पिक्चर में आ जाएगी, TC आ जाएगी। तो इधर T1 T2 पहले से थे, मतलब किसी पट्टे को आपने T1 से पहले से खींचा हुआ है, उसको आपने एक्स्ट्रा टेंशन और दे दी, तो वो भी तो तनाव बल है, तो टोटल तनाव कितना हो जाएगा, T1 प्लस TC। तो इसमें पहले से कितना टेंशन था, T1, तो इसमें टोटल टेंशन कितना हो जाएगा, T1 प्लस TC। और इधर पहले टेंशन कितना था, स्लैक साइड में, ढीली साइड में T2, तो अब इधर टेंशन कितना हो जाएगा, T2 प्लस TC। ये कहानी समझ में आई क्या? जब देखो पहले टाइट साइड में कितना टेंशन था, T1, और स्लैक साइड में, ढीली साइड में कितना था, T2। लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आई, तो वो टेंशन भी तो जुड़ गई ना, तो टोटल टेंशन का मान कितना हो गया, उनकी साइडों में, दोनों में TC को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अतिरिक्त तनाव आया ना, तो पुराने वाले तनाव में जोड़ो। अब बात आती है कि सर ये जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन तो आ गया, इसके कारण जो पावर ट्रांसमिशन होता है उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या, देख लेते हैं। देखो मैंने देखा था कि मेरे इस केस में पावर ट्रांसमिशन कितना आया था, इसमें आया था पावर ट्रांसमिशन T1 माइनस T2 इंटू V। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये केस फर्स्ट क्या है,
जब मैंने टीसी को क्या मान लिया, 0 मान लिया, नेग्लिजिबल मान लिया, कंसिडर नहीं किया। केस सेकंड, जब टीसी पिक्चर में है, अब देखो मैंने ये पावर कैसे निकाला था, ये मैंने पावर निकाला था, आपको पुराना याद हो तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। और फोर्स कैसे निकाला था, मैंने बताया था प्रभावी बल निकालना है मुझे। इस केस में तो मैंने बोला था इधर T1 लग रहा है, उधर T2 लग रहा है, तो प्रभावी कितना लग रहा है, T1 माइनस T2। लेकिन इस केस में इधर T1 प्लस C लग रहा है और उधर T2 प्लस C लग रहा है, तो प्रभावी कितना लग रहा है, ये माइनस ये। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि T1 प्लस TC माइनस T2 प्लस TC। अब इसको, इन दोनों के अंतर को किससे गुणा करो आप, V से गुणा करो। खोल लो, T1 प्लस TC माइनस T2 माइनस TC इंटू वेलोसिटी। अब ये TC प्लस का, ये TC माइनस का कट गया, तो अल्टीमेटली क्या आया, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। देखिए ये पावर का मान वही है क्या जो पहले था, सेम है क्या, T1 माइनस T2 डू, मतलब भले टीसी के कारण अतिरिक्त तनाव तो आ रहा था दोनों साइड में, लेकिन उसके कारण जो पावर ट्रांसमिट हो रही थी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण या फिर अपकेंद्रीय तनाव के कारण जो शक्ति का पारेषण हो रहा है उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लाइन ध्यान रखना, मैं आगे इस बात को, लाइन को वापस बोलूंगा और कुछ चीज़ को वापस आपको लिंक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है मेरा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी वैल्यू की पावर पहले ट्रांसमिट हो रही थी वही अभी भी ट्रांसमिट होगी।